सारी बात रखी है और आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे और हमेशा तत्पर रहेंगे, ये भी उन्होंने यहाँ इस मंच से कह दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपने शब्दों के लिए। और अब मैं मंच पर पोडियम पे बुलाना चाहूँगी गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम जी को। सर प्लीज़ आप भी आइए 2 शब्द कार्यक्रम के लिए। और कैसा विकास हुआ है आज तक और भिवाड़ी में क्या कुछ और होगा, आप भी शब्द। तो एक बार बाबा मोहन राम जी का जयकारा लग जाए, क्योंकि वहाँ धरती पर बैठे हैं। बोलिए बाबा मोहन राम जी की। मजा नहीं आया? बोलिए बाबा मोहन राम जी की। जी न्यूज के द्वारा आयोजित स्वर्णिम राजस्थान कार्यक्रम में हमारे बीच में मौजूद, थोड़ी सी वॉल्यूम इसकी बढ़ाओ थोड़ी सी, राजस्थान सरकार में सहकारिता मंत्री मेरे बड़े भाई आदरणीय गौतम जी दत्त साहब, जिन्होंने सहकारिता के क्षेत्र में चाहे सदस्य संख्या बढ़ाने की बात रही हो, चाहे उसमें लोकतंत्र की स्थापना हो, उसके लिए परिवर्तन करने की बात रही हो, और सहकार के माध्यम से राजस्थान को विकसित राजस्थान के पथ पर कैसे ले जा सकते हैं, उसका रोड मैप तैयार करके राजस्थान की जनता के सामने रखने की बात रही हो। हर क्षेत्र में हमेशा आपने अपने बुद्धि चातुर्यता का परिचय दे करके जो अपना स्थान चिन्हित किया है, उसके लिए आदरणीय हमारे गौतम जी दत्त साहब, आदरणीय मनीष जी, आपके शब्दों का चयन और उद्बोधन ये आज से ही नहीं है, पिछले 25-30 साल पुराना इनका जो जलवा हमने देखा। डॉक्टर रूप सिंह जी और हम जब कहीं किसी एक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय भी आप मनीष जी एक मीडिया ग्रुप में काम कर रहे थे। तब से हम देख रहे हैं आपकी जो सकारात्मकता, आप चैनल हेड के रूप में यहाँ पर राजे हैं आदरणीय मनीष शर्मा जी, आदरणीय महासिंह जी चौधरी साहब जो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, समाज सेवी हैं, आदरणीय तेजपाल जी, और मंच के समक्ष विराजमान इस भिवाड़ी क्षेत्र के सभी समाज सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधिगण, विभिन्न समाजों के प्रमुख और औद्योगिक क्षेत्र के हमारे विभिन्न जो संगठन बने हुए हैं एरियाज के, उनके अध्यक्षगण, प्रतिनिधिगण, आप सबको मेरी ओर से इस सफलतम आयोजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। ये बात सही है कि कितने ही चैनल इस देश में काम कर रहे हैं, उनकी अपनी अपनी महत्वता है, अपनी अपनी उपयोगिता है, उनके भी दर्शक हैं। लेकिन जी राजस्थान सामाजिक सरोकार के विषयों को लेकर जिस तरह से जनता के बीच में जाकर के उनके सवाल, इश्यूज और सरकार के और जनता के बीच में एक सेतु का काम करके समाधान करने का जो सकारात्मक एक अभियान चलाया है, उसके लिए मैं आपको विशेषकर बधाई देना चाहूँगा, साधुवाद देना चाहूँगा। स्वर्णिम राजस्थान, अब जब स्वर्णिम राजस्थान की बात आती है तो उसमें एक कोई ऐसा विषय नहीं है उसी पर डिस्कशन हो। अभी हमारे जो चारों पैनलिस्ट बैठे थे, चाहे चौधरी साहब हों, लंबा जी हों, पटेल जी हों, चाहे हमारे जैन साहब हों, उन्होंने सकारात्मकता से अपनी समस्याओं का सबके सामने ब्यौरा रखा और सरकार से अपेक्षा रखी। निश्चित रूप से जब कोई मंच मिलता है तो हमको अपनी समस्याओं का निश्चित रूप से चर्चा करनी चाहिए
लेकिन मैं एक चीज ऐड करूंगा इसमें कि चाहे वो औद्योगिक विकास की बात रही हो, क्योंकि भिवाड़ी राजस्थान का एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, चाहे सामाजिक विकास की बात रही हो, चाहे शैक्षिक विकास की हम बात करें, चाहे संस्कृति के विकास की हम बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की हम बात करें, सारे पहलुओं पर चर्चा करने के बाद स्वर्णिम राजस्थान का हमारा जो संकल्प है, जो परिकल्पना है, वो पूरी हो पाती है। और तभी देश के प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया कि 2047 में हम विकसित भारत बनाएंगे, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने भी ये संकल्प लिया है कि हम विकसित राजस्थान बनाएंगे और विकसित भारत की उस यात्रा में शामिल होकर राजस्थान की जनता को सौगात देने का हम काम करें। एक लंबी यात्रा जो वर्षों से राजस्थान की एक पहचान है, अतिथि देवो भव। ठीक बात कह रही थी हमारी अभी संचालक महोदया कि राजस्थान सिर्फ हवेलियों का, महलों का, उनका प्रदेश नहीं है, लेकिन मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। ये हवेलियाँ, महल और राजस्थान की हमारी संस्कृति है, और जब तक हम हमारी संस्कृति को पुनर्जीवित करके उसको स्थापित करने का काम नहीं करेंगे, तब तक कोई भी विकास संपूर्ण विकास नहीं कहला पाएगा। तो इसलिए ऐसे मंचों पर हमको पर्टिकुलर किसी क्षेत्र के विकास की चर्चा के साथ साथ एक वृहद चर्चा की आवश्यकता है कि हमारा जो मॉरल ड्यूटीज है, आखिर हम अपनी मॉरल ड्यूटीज को सही निर्वहन उनका कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। क्या अब आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं वो भारतीय संस्कार और संस्कृति के संरक्षण को आत्मसात करते हुए आगे अपने विचारों को प्रतिपादित करने का काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। हम इस आर्थिक आपाधापी और चकाचौंध के युग में कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपनी पहचान को खोते जा रहे हैं। उनको पुनर्स्थापित कैसे किया जा सकता है, इस पर भी चर्चा करने की महती आवश्यकता मैं समझ सकता हूं, क्योंकि ये मंच छोटा मंच नहीं है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमने समाज सेवा के लिए अच्छा काम किया है, हमें एक यहाँ शील्ड मिल जाएगी, एक गिफ्ट मिल जाएगी, जी न्यूज के मंच से हमको चला जाएगा। चूंकि ये मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक चैनल है, दुनिया भर के लोग इसको देख रहे होंगे। आपकी उपस्थिति मात्र से लोगों के दिमाग में सकारात्मकता आएगी कि हाँ, भिवाड़ी कस्बे के वो लोग जिन्होंने मानव सेवा के लिए, निर्जीव जीव जंतुओं के लिए, रोड कनेक्टिविटी के लिए, किसी असहाय व्यक्ति को सहारा देने के लिए, ट्राईसाइकिल देने के लिए, किसी गरीब विधवा माँ की बेटी की शादी करने के लिए आप लोगों ने कहीं ना कहीं सहयोग किया होगा। तब जाकर के आपको इतना बड़ा मंच मिला है कि जी न्यूज एक कंस्ट्रक्टिव कार्यक्रम करने के बाद आप सबको यहाँ सम्मानित करने का काम कर रहा है। दो तीन चीजें आपने कही हैं, ये ठीक बात है कि आपकी सकारात्मकता, आपके विचार, लेकिन उसमें थोड़ी सा परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत, आप मेरे विचारों से सहमत नहीं होंगे, लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिविटी लाने की आवश्यकता है। आज से 2 साल पहले का राजस्थान, 2.5 साल पहले का राजस्थान, और अब ये 2.5 साल का राजस्थान, इस पर हमको चिंतन करने की आवश्यकता है। चौधरी साहब ने कहा कि 8-7 साल से हमारा जो भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र है वो समस्याओं से ग्रस्त है, तो उसमें से 4 साल निकालने पड़ेंगे, 6 साल निकालने पड़ेंगे। इन 2.5 वर्षों में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने औद्योगिक विकास के जो नए आयाम स्थापित किए हैं, मैं कहूँगा कि राइजिंग राजस्थान पहले ही वर्ष में आयोजित किया, आदरणीय गौतम जी दत्त साहब कह रहे थे, वरना तो सरकारें इसको इवेंट बनाती थी और लास्ट के वर्ष में, चुनावी साल में वो इस तरह का आयोजन करते थे। देश विदेश के लोगों को बुलाया, बैठे, चर्चा हुई, समझौते हुए और समझौतों की पालना हुई, तब तक चुनाव आ गए। लेकिन ये सकारात्मकता,
कि हम राइजिंग राजस्थान करेंगे सरकार के गठन के पहले ही वर्ष में, जिससे जो लोग एमओयू करेंगे उनको सहूलियत हो कि वो अपने उद्योग स्थापित कर सकें, सरकार उनका सहयोग कर सके। मैं समझ सकता हूं 20 से ज्यादा नीतियों में संशोधन किए, नई नीतियां बनाई है, ये आपको ज्ञात होगा। औद्योगिक विकास के लिए 20 से ज्यादा नीतियों में परिवर्तन करके नई नीतियां बनाने का काम राजस्थान की सरकार ने किया कि हमारा उद्योगपति, हमारा इन्वेस्टर कहीं परेशान नहीं हो और उसकी परेशानी का समाधान राजस्थान की सरकार उनके साथ भाई की तरह खड़ा करके। प्रत्येक जिले का एक आईएएस वो मॉनिटर करेगा कौन इन्वेस्टर है यहाँ, उनको कहाँ परेशानी है। प्रत्येक स्टेट के लिए एक आईएएस कि उनकी समस्याओं को सुनेगा, उसका समाधान करेगा। और जो भारत के बाहर के इन्वेस्टर्स हैं उनमें प्रत्येक एक देश का एक आईएएस की जिम्मेदारी तय की गई, चाहे वो किसी भी पद पे किसी भी विभाग में रहे, लेकिन उसकी ये जिम्मेदारी होगी कि वहाँ का कोई इन्वेस्टर है, वहाँ का कोई उद्योगपति है और वो राजस्थान आ रहा है तो उसकी समस्याओं का समाधान वो करने का काम। ये मैं समझ सकता हूँ राजस्थान में पहली बार हुआ है, और पहली बार हुआ है तो ये सकारात्मक सोच के कारण हुआ है कि हम इन्वेस्टर्स को, हम उद्योगपतियों को सहूलियत दे करके उनके औद्योगिक विकास के सहयोगी बनना चाहती है सरकार। जब राइजिंग राजस्थान हुआ, 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए, तो लोग चिंता कर रहे थे कि पहली सरकारों में तो ऐसा हुआ ही नहीं। पिछली सरकार ने एक आयोजन किया, 12,000 करोड़ के एमओयू किए और उसमें से 28,000 करोड़ के धरातल पर आए। इसी को इवेंट कहते हैं क्या? लेकिन मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। मैं आप सब लोगों को भी ये निवेदन करूंगा कि जहां कहीं भी आपको मंच मिले तो सकारात्मक चीजों का भी उल्लेख करके समस्याओं के समाधान के रास्ते बताए जाने चाहिए। ऐसा मेरा एक सुझाव रहेगा। अब बात आ रही थी कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और जो डिपार्टमेंट हैं उनके कम्युनिकेशन और उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उनमें थोड़ी सी कमी है। इसीलिए तो बात आ रही थी कि यहाँ भिवाड़ी में हम बीडीए बनाएं। मैं तो साधुवाद देना चाहूंगा इस अलवर की जनता को कि उन्होंने एक ऐसा लोकसभा का सदस्य चुना जो भारत सरकार में एक अहम स्थान अपना रखते हैं। और अलवर की इतनी चिंता, इतने व्यस्ततम मिनिस्टर होने के बावजूद, इतनी जिम्मेदारी होने के बावजूद शनिवार इतवार को अलवर जिले के किसी गांव में, किसी मोहल्ले में पंचायत करते, सभा करते, समस्याओं का समाधान करते नजर आता। मैं अभी उनसे लोकसभा में जब मिला तो चर्चा कर रहे थे कि मेरी मजबूरी है, मुझे पश्चिम बंगाल में चुनाव में जाना पड़ रहा है क्योंकि वहां भी सकारात्मक सरकार लाने की आवश्यकता है, लेकिन मेरा मन, मेरा दिल अलवर में टिका हुआ है। उनका पत्र पढ़ रहा था मैं, एक खुला पत्र उन्होंने जारी किया सोशल मीडिया पर। ऐसे चौकीदार सेवादार के रूप में आपके लोकसभा के सदस्य, आपके विधायक बाबा पालकनाथ जी, आज मेरी जब सुबह उनसे चर्चा हुई तो गोरखपुर किसी काम से गए हुए थे, वो भी हर समय चर्चा करते हैं। मेरा मानना यह है कि आपका जो एक ग्रुप है, सीनियर जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सोशल वर्कर्स हैं, इन ग्रुप्स को एक लिपिबद्ध पेपर पर चर्चा अपने जनप्रतिनिधियों से करनी चाहिए। मैं और गौतम दत्त जी आपको एक गारंटी दे सकते हैं कि वो सक्षम है। माननीय मुख्यमंत्री जी की चिंता और उनका जो लगाव भिवाड़ी से है, इसीलिए तो आपके पानी के भराव की समस्या। अब आप एक बात बताइए, ये सामाजिक सरोकार के विषय है। मैं जब गांव में जाता हूं तो कई बार मेरी गाड़ी जब रास्तों में होकर निकलती है तो जो मेरे मतदाता हैं जिनका आशीर्वाद रहा, वो घर से बाहर निकल के राम राम करते हैं, माला डालते हैं और फिर सीधा कहते हैं साहब देख रहे हो ये पानी कैसे भर रहे हो। तो मैं उनसे यही कहता हूं कि तुमने देखा कि आपने नाली में मिट्टी डाल रखी है। नाली में मिट्टी डालने वाला व्यक्ति भी आपसे प्रश्न करता है, ये लोकतंत्र है। लेकिन वो कभी एहसास नहीं करता कि ये मेरी सामने, घर के सामने होकर के जो नाली जा रही थी उसमें मैंने ही मिट्टी भर दी, इस वजह से इस रास्ते में कीचड़ हो रहा है।
अब भिवाड़ी का जिस तरह से यहाँ डेवलपमेंट हुआ, लोग जिस तरह से आए, जनसंख्या यहाँ की बढ़ी, चुनौतियां बढ़ी, आवश्यकताएं भी बढ़ी हैं। तो यही सरकार इसी ने चिंता की, जो बता रहे थे 150 करोड़ रुपया सैंक्शन भी किया, उसकी डीपीआर बन रही है। और मैंने माननीय भूपेंद्र जी यादव साहब को मुख्यमंत्री जी से चर्चा करते हुए देखा कि समयबद्ध कार्यक्रम तय करके इस समस्या का हमको समाधान करना है। दोनों सरकारों से उन्होंने बात की। यही तो अंतर है कि एक वो सरकार जो समस्याओं को देख करके मुंह मोड़ लेती थी, एक ये सरकार जो समस्या की गहराई में जाकर के उसके समाधान के प्रयास करना चाहती। अब अकेली सरकार कुछ नहीं कर सकती, उसमें जनता के सहयोग की आवश्यकता होती है। और जनता का जब सहयोग नहीं होगा तो कोई भी सरकार की योजनाएं सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। प्रदीप जी ने जो चर्चा की पॉल्यूशन के संबंध में, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि पॉल्यूशन सिर्फ इंडस्ट्री से नहीं होता है। ट्रैफिक का आवागमन और वहां का वातावरण, वहां का वायुमंडल, उससे भी पॉल्यूशन बढ़ता है। और हमने तो दोनों ही पॉल्यूशन के जो कर्णधार हैं वो अलवर को ही तो दे रखे हैं। भारत सरकार में भी माननीय भूपेंद्र जी यादव साहब हैं और राजस्थान सरकार में भी आदरणीय संजय शर्मा जी हैं। निश्चित रूप से उनकी सोच सकारात्मक है। अब दिल्ली एनसीआर, हम भरतपुर वाले भी चाहते हैं कि एनसीआर से निकल जाएं, क्योंकि ट्रैक्टर भी हम 10 साल पुराना नहीं चला सकते। एक तरफ हम ये चाहते हैं कि एनसीआर जैसा डेवलपमेंट हो। तो ये जो चीजें हैं इनको समझ, हम चाहते हैं कि मेट्रो दिल्ली की भिवाड़ी तक आ जाए। चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? वहां जैसी सुविधाएं हमको मिले, लेकिन वहां अन्य सुविधाओं के साथ साथ ये समस्या भी है कि वहां गैप लगता है। उसका कारण है सघन आबादी, और सघन आबादी के साथ साथ वहां जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं वो है। तो इसलिए जो हमारा सीएसआर है, हम सीएसआर के माध्यम से जो डेवलपमेंट करते हैं उसमें यदि सारे औद्योगिक घराने बैठ करके किसी पर्टिकुलर एरिया के डेवलपमेंट के बारे में विचार करें, जैसे पूंछरी का लोठा पर अनिल अग्रवाल जी पहुंचे। अनिल अग्रवाल जी देश के बहुत बड़े उद्योगपति हैं और मैं तो कहता हूं वो वर्ल्ड वाइड भी उनका नाम है। लेकिन उनकी आस्था कि गोवर्धन जी के विकास के लिए मैं 100 करोड़ रुपए दूंगा। लेकिन हमारा जो सीएसआर है, हम कभी कलेक्टर की इच्छा के ऊपर खर्च करते हैं, कभी अपने हित देख करके खर्च करते हैं। मैं कह रहा हूं, आपसे आग्रह कर रहा हूं, आप 5-6 जो लोग हैं और भी लोग होंगे, बैठ करके अपने सिस्टम को डेवलप करने के लिए आप कहिए कि भिवाड़ी में ये अच्छा हो सकता है। हम सारे लोग इस पे समेकित रूप से इस डेवलपमेंट फंड को या खर्च करने के लिए तैयार। सरकार का पैसा हो जाए, आपका ये बीडा का पैसा हो जाए, नगर परिषद का पैसा हो जाए, सीएसआर का पैसा हो जाए, अन्य जो एजेंसियां हैं। अब क्या करता है जी, 10 ईंट कोई लगा जाता है, 5 खंबे कोई गाड़ जाता है। तो इस पर भी हमको भी आगे आना पड़ेगा थोड़ा सा। और मैं ये कह सकता हूं कि जनता जो चाहेगी राजस्थान की सरकार वो करेगी। ये संकल्प है कि जनता के प्रति जवाबदेह होकर के राजस्थान की सरकार प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में काम कर रही है। और यही कारण है कि जनता के प्रति हम जवाबदेह हैं, तो राजस्थान में कानून व्यवस्था का जो जिम्मा है वो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पर है। मैं उनका राज्य मंत्री के रूप में काम करता हूं। लेकिन जब हम आंकड़े देखते हैं 2023-22 के आंकड़े देखिए, 24-25 के आंकड़े देखिए, 14% से ज्यादा कमी सभी प्रकार के अपराधों में आई, 14%। और 18.77
जो हीनियस ऑफेंसेस थे, लूट, डकैती, हत्या, सारे मिलाकर के 18.77% की कमी पूरे राजस्थान के अपराधों में देखने को मिली। यह बात सही है कि आबादी जैसे बढ़ी है, जैसे आवश्यकता है, क्योंकि आजकल तो हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स होंगे या दूसरे इंडस्ट्रियल एसोसिएशन होगी, जब इनकी बेटे की शादी होगी तो 50 सिपाही चाहिए हो। सिस्टम ही बदल गया है। टीए की बैठक है तो उसमें 10 सिपाही चाहिए। उसके पीछे कारण है, आर्थिक विकास भी हुआ है, ट्रैफिक सिस्टम बढ़ा है। जब जहां 10 किलोमीटर पैदल चल के लोग जाते थे, आज सब्जी लेने भी कार में जा रहा है व्यक्ति। तो ये जो समस्याएं हैं और इनका जो समाधान है, समाधान भी हम ही है और समस्या भी हम ही है, सरकार से कराने की ताकत भी आप ही है। तो मैं जो कह रहा था कि वही संसाधन है, वही राजस्थान की पुलिस है, वही नफरी है, लेकिन भिवाड़ी की बात करूंगा मैं। भिवाड़ी में कुल जो अपराध है उसमें 15% की कमी आई है इन 2 वर्षों में, 15% की। अब कैसे संभव हो पाया? ये दृढ़ इच्छा शक्ति और कुशल प्रबंधन के कारण संभव हो पाया। जो हत्या के मामले थे उनमें 40% की कमी है, भिवाड़ी की बात कर रहा हूं। लूट में 53% की कमी है। लेकिन हम संतुष्ट नहीं है। हमारा जो उद्देश्य है वो अपराध मुक्त राजस्थान का है। लेकिन अपराध मुक्त राजस्थान कब बनेगा? तब आम जन उसके लिए खड़ा होगा। यहां कई घटनाएं ऐसी भी हुई जो दिल दहलाने वाली थी, लेकिन हमारी राजस्थान की पुलिस ने सबका खुलासा किया, अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया। अंतर यह है कि उस समय उनकी जब सरकार थी, कांग्रेस वालों की, मेरा राजनीतिक मंच नहीं है लेकिन मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं, बात करूंगा, तो अपराधी अपराध करके खुले में घूमता था, धमकी देता था। आज दुर्भाग्यवश कोई अपराध हो जाए तो तत्काल कार्रवाई होती है और उसको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम वही राजस्थान की पुलिस करती है। यही तो कारण है कि जो पुलिस का जो ध्येय वाक्य है, अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास, उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। तो मेरा जो मानना है, मैं अभी देख रहा था कि आपने मजदूरी रेट की बात कही है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, भिवाड़ी, दिल्ली, ठीक बात उठाई, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, वो सभी प्रदेशों में इंटरकनेक्ट है और समस्या की जड़ भी वहां से हो सकती है। सरकार के संज्ञान में विषय आया है और मैं इतना कह सकता हूं कि जिस तरह से श्रम कानूनों में भी परिवर्तन किया, श्रमिक कल्याण के लिए नए प्रोविजंस किए हैं, आपकी इस समस्या को भी उचित स्थान पर रखकर शीघ्र समाधान सरकार करेगी, ऐसा मेरा मानना है। निश्चित रूप से हम बात आपकी रखेंगे। ईएसआई हॉस्पिटल, आपने अच्छी बात ध्यान में लाए और मैं समझ सकता हूं आपके जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने उचित स्थान पर इसकी बात की है और सकारात्मक रूप से उस पर विचार भी हुआ है। ये आवश्यकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं और मूलभूत आवश्यकताएं हैं तो उनके लिए सरकार काम कर रही है, करेगी भी। पॉल्यूशन के लिए कंबाइंड रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात प्रदीप पटेल जी ने कही थी। ये हर व्यक्ति की अपनी समस्या है, अपने उद्योग है, लेकिन 2-3 चीजें हमको थोड़ा सा और करनी पड़ेगी। हम पेड़ों को लगाने के बाद उसको भी ये आधारित हो रहे कि सरकार ही इनकी चिंता करे। ये सामाजिक रेस्पॉन्सिबिलिटी है।
देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम। अब मैं गया और मां के नाम पेड़ लगाया, ये नहीं सोचा कि इसके पीछे भाव क्या था। इसके पीछे भाव ये था कि मैं मेरी मां के नाम से पेड़ लगाऊंगा, तो यदि वो दुर्भाग्यवश उसके छत्र छाया मेरे ऊपर नहीं है, वो चली गई, तो जहां भी होगी पेड़ जैसे जैसे वृद्धि करेगा, 4 लोग उसकी छाया में बैठेंगे तो वहां से आशीष देगी। और यदि वो जिंदी है और उसका आशीर्वाद हमारे ऊपर है, तो जैसे जैसे पेड़ बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी उम्र भी बढ़ेगी और उसका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहेगा। हमने भी उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं पहचाना। सरकार ने टारगेट दिया, कलेक्टर ने किसी एक औद्योगिक घराने को कहा आपको 500 पेड़ लगाने, 500 पेड़ लाए, लगवा दिए, कलेक्टर साहब पानी दे जाओ उसमें। हो सकता है मेरी बात से आप सहमत नहीं, और मैं किसी एक उद्योग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस हर व्यक्ति से प्रश्न कर रहा हूं कि आखिर जो पेड़ मेरे हाथों से लगा है तो उसकी देखभाल की जिम्मेदारी मेरी होनी चाहिए, चाहे मैं 4 दिन में देखूं, 5 दिन में। एक विषय लिया है मैंने, तो इन चीजों को जब तक हम नहीं करेंगे, कंबाइंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, हम एक दूसरे के पूरक हैं। सरकार अलग और जनता अलग, ये प्रथा जब से चली है तब से समस्याओं का समाधान कम, विवाद ज्यादा पैदा हुआ है। हम एक दूसरे के पूरक हैं और पूरक होने के नाते हमको अपनी जिम्मेदारियां तय करनी पड़ेगी। मैं यदि सरकार में हूं तो मेरी ये जिम्मेदारी है पुलिस सही ड्यूटी करे, भ्रष्टाचार नहीं करे, तैनात रहे। लेकिन मैं ये भी अपेक्षा करूंगा कि यदि 48 डिग्री टेम्परेचर में पुलिस का सिपाही किसी दरवाजे के बाहर खड़ा है तो उस घर का व्यक्ति एक जग में पानी की तो पूछ ले उससे। यही सारी चीजों पर इंप्लीमेंट होती है। मैं जी राजस्थान के चैनल हेड मनीष जी और हमारे कहाँ गए बाबूलाल जी धायल साहब, उनका विशेष आभार व्यक्त करूंगा कि भिवाड़ी के जो बाबा मोहन राम की नगरी है, उसके बुद्धिजीवी प्रबुद्ध जनों के सामने हमारे जैसे छोटे से नन्हे से राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता को बोलने का अवसर दिया। और आपके जो उद्बोधन था उससे हम बहुत कुछ सीख कर जा रहे हैं, उसको आत्मसात भी करेंगे, आगे बढ़ाने का भी काम करें। लेकिन आप सब लोगों से एक अपील भी करूंगा कि आज संकल्प लेकर के जाएं, भारत की और राजस्थान की बहबूती के लिए, यहां की परंपराएं, यहां की संस्कृति, अतिथि देवो भव का यहां का संकल्प, वसुधैव कुटुंबकम का भाव, इसको आत्मसात करके हम सर्वांगीण विकास की परिकल्पना को साकार करने का काम करेंगे। तभी विकसित राजस्थान बनेगा और तभी विकसित भारत बनेगा। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।